इकोनॉमिक्स का आज का थर्ड क्लास है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। ठीक, मेरा एक क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत मत दिए। ठीक, डॉक्टर R.K. भी रॉय दिए, गॉडगिल दिए, सिराज दिए, ये सब ढेरों सारे दिए कि भारत का राष्ट्रीय आय इतना है, प्रति व्यक्ति आय इतना है। सब अलग अलग ईस्वी में, कोई 1868 में दिए, तो ये दिए दादा भाई नेरोजी दिए, सिराज दिए, डॉक्टर V.K.R. भी रॉय 1929 में दिए। तो हम लोग को मूल रूप से जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरूजी के द्वारा 1968 में दी गई थी। 1968 में दी गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी। ठीक, तो 1868 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी क्या, राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, कब और किनके द्वारा की गई थी। ठीक, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी। और यह राष्ट्रीय आय की गणना जब हुआ था तो इसका प्रथम रिपोर्ट, मतलब बहुत सारा प्रक्रिया चला, पर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। 1929 में डॉक्टर V.K.R. भी रॉय और गॉडगिल के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई 1956 में। उसके तहत राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया, सिराज के अनुसार अनुमान लगाया गया। फिर 1898 में भी एक बार राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया गया था। तो लेकिन 1951 में यह अपना प्रथम रिपोर्ट जारी किया था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए। प्रथम रिपोर्ट 1951 में जारी किया था। ठीक, ये अपना प्रथम रिपोर्ट 1951 में जारी किया था। और राष्ट्रीय आय का गणना के लिए सबसे उपयुक्त विधि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसकी स्थापना 1956 में 1954 में की गई थी। एक क्वेश्चन आता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1954 में। ठीक, इसको उतार लो।
अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तहत होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तहत होती है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के योजना मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के योजना मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन उसके 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर VKRV रॉय और कौन थे, गॉडगिल। डॉक्टर VKRV रॉय और गॉडगिल 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन डॉक्टर VKRV रॉय और गॉडगिल के समय हुई थी। और इनके समय में 1929 में राष्ट्रीय आय सबसे प्रचलित था। इन सबसे अधिक राष्ट्रीय आय इन्हीं के समय में माना जाता था, डॉक्टर VKRV रॉय के समय में। इसका आंसर लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना भारत सरकार के योजना मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। ठीक, और इसके 2 सदस्य थे, 2 सदस्य डॉक्टर VKRV रॉय और गॉडगिल। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। और यह अपना प्रथम श्वेत पत्र जारी किया था, एक प्रथम श्वेत पत्र जारी किया था राष्ट्रीय आय के लिए संबंध में, राष्ट्रीय आय के संबंध में 1956 में एक श्वेत पत्र जारी किया था। ठीक, और यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अंतिम रूप से संस्करण किया 1988 तक। उसके बाद अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का संस्करण डाटा नहीं तैयार किया गया है। अब थोड़ा सा 2-3 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ईस्वी की बात करें तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी और राष्ट्रीय आय 340 रुपया। किनके समय? दादा भाई नेहरूजी के समय। दादा भाई नेहरूजी के समय प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय कितना थी? 340 करोड़ रुपया। ठीक, प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 20 रुपया और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया थी। कब? 1868 ईस्वी में, दादा भाई नेहरूजी के समय में। दादा भाई नेहरूजी के समय में कितना थी? पूछता है क्वेश्चन कि 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी? तो 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय कितना थी? तो 340 करोड़ रुपया। ठीक, और उसके बाद आता है 1898 में।
एक आता है 1898 में, किनके अनुसार? विलियम डिग्गी के अनुसार। में विलियम डिग्गी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय घट गई थी, हो गया था 17 रुपया। विलियम डिग्गी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 17 रुपया हो गई थी, और यह 390 करोड़। अब कहेगा कि सर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, राष्ट्रीय आय बढ़ गया तो प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लिया राष्ट्रीय आय बढ़ा, राष्ट्रीय आय पहले था 8 रुपया और जनसंख्या थी 4, ठीक, यानी कि 4 लोग मिलके 8 रुपया कमा लिए, ये तो पूरा राष्ट्रीय आय हो गया एक तरह से 8 रुपया एक साल में, ठीक। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय कितना आएगा? 2, ठीक। और केवल हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा दें, राष्ट्रीय आय को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मेरा प्रति व्यक्ति आय घट जाएगा, ठीक। कब घटेगा? जब जनसंख्या भी बढ़ जाए। जब जनसंख्या भी बढ़ जाए तो मेरा प्रति व्यक्ति आय घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 1.8 घटा प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। यानी कि अगर किसी भी देश को विकास करना है तो एक खास समूह का विकास करना होगा, एक खास समूह का विकास करना होगा जिसमें खास प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होना चाहिए, खास प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक वृद्धि होगा, ठीक। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक वृद्धि करेगा, जनसंख्या बढ़े या घटे, ठीक। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ करेगा ही करेगा। वो जनसंख्या पे डिपेंड करती है, जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है। अब एक थे 1911 में सिराज के अनुसार, 1911 में सिराज के अनुसार, सिराज एक इकोनॉमिक्स थे, उनके अनुसार देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय 80 रुपया हो गई थी, काफी ज्यादा ग्रोथ कर गई थी। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना हो गई थी? 80 रुपया। और राष्ट्रीय आय कितना हो गई थी? 1900 के आसपास। राष्ट्रीय आय 1900 के आसपास हो गई थी और प्रति व्यक्ति आय 80 रुपया। सिराज के अनुसार राष्ट्रीय आय 1900 और प्रति व्यक्ति आय 80 रुपया हो गई थी। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने प्रारंभ किया था, ठीक, किया था। इनके समय में प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया। इनके समय में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय था 340 करोड़, ठीक, राष्ट्रीय आय था 340 करोड़। आगे समय बढ़ता गया। विलियम डिग्गी के अनुसार देखते हैं प्रति व्यक्ति आय घट के हो गया 17 रुपया, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ गया, हो गया 390 करोड़। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम अभी एग्जाम्पल से आपको बताएं कि कैसे होगा तब राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तब राष्ट्रीय आय है कि एकदम जरूरी से जरूरी बढ़ेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अब देखते हैं 1911 में सिराज के अनुसार प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा बढ़ गई, 80 रुपया हो गई, ठीक। और राष्ट्रीय आय 1900 के आसपास हो गई थी, 1941-42 देता है कहीं कहीं, ठीक। तो हम 1900 के आसपास लेके चल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय 80 रुपया हो गई थी और राष्ट्रीय आय 1900 के आसपास, ठीक।
इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से, ठीक, राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था। ठीक, तो वो बात आती है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की 4 अगस्त 1949 को। ठीक, ये राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए अपना प्रथम रिपोर्ट जारी किए थे और योजना मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी गई थी 1954 में। और 1954 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर VK रॉय और एक गॉड गिल, जो हम पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। डॉक्टर VK रॉय और गॉड गिल दोनों मिलकर एक श्वेत पत्र तैयार किए थे, जो 1956 में किए थे, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए 1956 में एक श्वेत पत्र जारी किए थे, जिसका संबंध था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए। तो वो भी क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में। ठीक, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उससे पहले अनुमान लगाया जाता है कि जो अभी हम नीचे बताया 1868 ईस्वी में दादा भाई नेहरू के द्वारा की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ थी। सिराज के अनुसार 1900 के आसपास थी, 1941-42। और विलियम डिग्गी के अनुसार 1898 में 390 करोड़ रुपया बताया प्रति व्यक्ति आय, प्रति राष्ट्रीय आय। तो वही यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब पूछ रहा है। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 4 अगस्त 1949 को 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए चार अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए ये किया गया था। ठीक, और भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन ठीक, भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी गई। और इसके 2 सदस्य नियुक्त कर दिए गए, डॉक्टर VK रॉय और एक गॉड गिल।
ठीक। और ये दोनों मिलकर 1956 में श्वेत पत्र जारी किए थे। ये पत्र इन्हीं के तहत जारी हुआ था, योजना मंत्रालय के अधीन जारी हुआ था 1956 में। ठीक, श्वेत पत्र जारी हुआ था और यह इसका अंतिम रूप से संस्करण 1988 ईस्वी में किया गया था, अंतिम संस्करण। तो यही मेरा आंसर था। अब इसको लिखना है कैसे वो हम बताएंगे, तब तक समझिए इसको कि क्या पॉइंट है ये। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 को इसका गठन क्यों किया गया? तो इसका गठन करने का उद्देश्य था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। ठीक, राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। तो राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। ठीक, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई, लेकिन उसके बाद 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई, जिसके बैठक में दो व्यक्तियों को अध्यक्ष बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया, डॉक्टर वीके आरवी रॉय और गॉडगिल को। 1929 ईस्वी में इनके अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय काफी अच्छा था। भारत का प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय काफी अच्छा था। और 2003 से पहले भारत का प्रति व्यक्ति आय या फिर बिहार का प्रति व्यक्ति आय काफी नीचे था। और 2003 के बाद 2004-05 से बिहार का प्रति व्यक्ति आय काफी ग्रोथ किया, जो बिहार के लिए विकास का संकेत देता है, जो बिहार के लिए विकास का संकेत देता है। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं। 1929 में डॉक्टर वीके आरवी रॉय के समय राष्ट्रीय आय काफी प्रचलित थी। राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधि थी काफी प्रचलित विधि थी, और उस समय गॉडगिल भी थे इनके साथ। डॉक्टर वीके आरवी रॉय और गॉडगिल मिलकर 1956 में एक श्वेत पत्र जारी किए। ठीक, जब श्वेत पत्र जारी किए तो उसमें राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अनुमान लगाने के लिए डाटा तैयार किया गया था वो इसमें लिख दिया गया। ठीक, और इसको योजना मंत्रालय के पास भेज दिया गया, और इसका अंतिम रूप से संस्करण 1988 ईस्वी में कर दिया गया। इसका अंतिम रूप से संस्करण 1988 ईस्वी में कर दिया गया। और यही ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात होगा, इसमें यही डाटा तैयार करके दे दिया गया था। किसको? भारत सरकार के पास, जो इसके मेन थे योजना मंत्रालय। इस योजना मंत्रालय का काम हुआ कि ऐसा योजना बनाना कि पूरे देश के लोगों का एक साथ विकास हो सके। ठीक, कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए। इसका आंसर लिखेंगे। लिखेंगे आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने चार अगस्त 1949 को क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था।
ठीक। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कौन किए थे? प्रोफेसर पीसी मालनोबिस 4 अगस्त 1949 को। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। चार अगस्त 1949 को तो ये राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिए, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय के संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने अपना प्रथम रिपोर्ट एक जारी किया था। इस समिति ने अपना 1951 में एक प्रथम रिपोर्ट जारी किया और इसके बाद भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन योजना मंत्रालय के तहत 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कर दी गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना तो हो गई और इसके 2 सदस्य नियुक्त कर दिए गए और 1956 के आसपास शायद नहीं, हाँ, और इसके 2 सदस्य नियुक्त कर दिए गए। अब इसके तो 2 सदस्य नियुक्त कर दिए गए और ये 2 सदस्य जब नियुक्त हुए तो 1956 में, इसके बाद 1956 में एक श्वेत पत्र जारी किए, जारी कर योजना मंत्रालय के पास भेजे। योजना मंत्रालय के पास ये लेटर भेजा, जो इसमें अंतिम रूप से फिर इसका अंतिम संस्करण 1988 में हुआ और इससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। 1988 में हुआ और उसके बाद क्या लिखेंगे कि इसके तहत राष्ट्रीय आय के संबंध, इस समिति के तहत राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था, इसके तहत राष्ट्रीय आय में अनुमान लगाया जाता है। यानी क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति के गठन जब हुआ तो इसी के तहत राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, कितना पॉइंट है लिखना तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत मिटाएंगे। एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है? मिटा रहे हैं इसको। बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है?
ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक, 5 नंबर में। तो राष्ट्रीय आय की गणना में मतलब कि एक साल में कोई वस्तु का उत्पादन हम लोग तो कर लिए एक साल में कोई वस्तु का हम लोग उत्पादन कर लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, उसका मूल्य लगाना होता है, ठीक। कहीं हम वस्तु का उत्पादन किए तो कहीं वस्तु का आदान प्रदान कर लेते हैं उत्पादन के बाद, ठीक। तो मूल्य चुकाना या मूल्य का अनुमान लगाने में कठिनाई हो गई, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में ये कठिनाई हो गई। अब एक बात बोलता है कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना की संभावना होता है कि एक वस्तु का मूल्य 2 जगह अंकित हो जाना, एक वस्तु का मूल्य 2 जगह अंकित हो जाना। फिर बोलता है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। और एक दो और होते हैं, मूल्य को मापने की एक इकाई। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला क्या बोलता है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। ठीक, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। ये क्या कहता है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय, अगर भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत की बात करेंगे, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय। या एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तु और देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय होगा। और प्रति व्यक्ति आय को अगर जोड़ जोड़ के हम लोग करें कि प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय जोड़े फिर अगला व्यक्ति का आय जोड़े प्रति व्यक्ति आय, फिर अगला व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय जोड़े, तो इस ऐसे में पूरा देश की आबादी का प्रति व्यक्ति आय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना में काफी कठिनाइयाँ होगी, होगी कि नहीं होगी। अब हमको एक तुरी जोड़ के मिल जाए 10 रुपया और बोले कि सबसे 1 रुपया लो तब 10 रुपया जमा करना, तो ये तो कठिनाई है। तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई कैसे होगा, तो प्रति व्यक्ति आय को धीरे धीरे जोड़ना, यानी कि किसी खास व्यक्ति का आय धीरे धीरे जोड़ेंगे तब जाके राष्ट्रीय आय आएगा। और वही राष्ट्रीय आय में कठिनाई होगी क्या, तो आंकड़ों को एकत्र करने में। इसके पॉइंट में आपको खुद से लिखना होगा। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित प्रति व्यक्ति के अनुसार, ठीक, उत्पादित प्रति व्यक्ति के अनुसार जो उसका आय होगा और उस आय को हम लोग इकट्ठा करेंगे, यानी कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, यानी कि पूरे समूह का प्रति व्यक्ति आय जोड़ेंगे या पूरे देश का प्रति व्यक्ति आय जोड़ेंगे तब जाके कहलाएगा राष्ट्रीय आय। और ये राष्ट्रीय आय को एकत्र करने में काफी कठिनाई होगी, उसी को बोलते हैं कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। दूसरा पॉइंट है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना का अर्थ हुआ कि कभी कभी एक ही वस्तु का उत्पादन 2 स्थानों पे अंकित कर लिया जाता है। जैसे एक ही वस्तु का उत्पादन किया गया और उसका आकलन 2 जगह कर लिया जाता है तो राष्ट्रीय आय 2 जगह ऐड हो जाता है, तो वही कहलाता है दोहरी गणना की संभावना। यानी कि एक वस्तु का उत्पादन किया गया और आंकड़ा जो एकत्र किया गया, आंकड़ा एकत्र किया गया 2 भिन्न भिन्न जगहों पे आंकड़ा एकत्र करके दोनों को ऐड कर लेंगे, ये राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। एक ही वस्तु का मूल्य 2 जगह अंकित कर ले हम तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ होगी, तो सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, सही आंकड़ा
नहीं मिल पाएगा, तो उसी को कहते हैं दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्य को मापने में कठिनाई। मूल्य को मापने में कठिनाई, कोई वस्तु को हम खरीदे, वो 10 रुपये केजी है, ठीक, हम 100 केजी खरीद लिए, 100 केजी खरीदे, 10 रुपये केजी है, 10 रुपये केजी है, 100 केजी हम खरीद लिए, 1000 रुपये हम लगाए, ठीक। हम इसको 10 रुपये केजी खरीदे और 11 रुपये केजी, 11 रुपये केजी बेच दें, और 100 किलो वजन है ये, यही वजन को बेचेंगे हम, तो क्या होगा, मेरा 1100 इनकम हो जाएगा, ठीक, मेरा 1100 इनकम हो जाएगा। अब ये व्यक्ति कहीं ये सामान को बेचे 12 रुपये प्रति केजी पर बेच दे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि मूल्य को मापने में कठिनाई हो जाएगी, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई हो जाएगी। कहीं यही चीनी 10 रुपये केजी बिक रहा है, कहीं यही चीनी 11 रुपये केजी बिक रहा है, और कहीं यही चीनी 12 रुपये केजी बिक रहा है। तो इस तरह से जब समस्या उत्पन्न होगी तो वो भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां लेकर आएगी, वो भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां लेकर आएगी। सोचने वाली बात है कि एक वस्तु का भिन्न भिन्न मूल्य हो सकता है, क्या हो सकता है, जब भिन्न भिन्न जगहों पे उसका टैक्स विभिन्न रूपों में लगता जाए। जब उसका टैक्स विभिन्न रूपों में अलग अलग लगता जाए तो वो मूल्य बढ़ता चला जाता है, और ये टैक्स के वजह से ही राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती है। और एक लास्ट पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली। राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे बड़ी समस्या यही है, अब नहीं, पहले थी, अब नहीं, अब तो 1 रुपया कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में था क्या कि हमको 1 केजी घी चाहिए, आपको 1 केजी चावल चाहिए, तो आप हमको 1 केजी घी दे दीजिए, हम आपको 1 केजी चावल दे देंगे, ठीक, पहले होता था। लेकिन अब देखा जाए तो दोनों का मूल्य में आसमान जमीन का अंतर है, लगभग लगभग, ठीक, एड़ी और चोटी का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। तो यहाँ पे घी का कीमत ज़्यादा है और चावल का कीमत कम है, चावल का कीमत कम है, वजन तो दोनों बराबर है, लेकिन चावल और घी का कीमत अलग अलग है। अब हम वस्तु के बदले वस्तु लेन देन कर लें तो इनकम लॉस होगा, इनकम लॉस होगा, किसी खास व्यक्ति का ही मान लिया इनकम लॉस हो तो उससे राष्ट्रीय आय पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। अब जहां हमको बेचना चाहिए कोई चीज़ 500 रुपये केजी, उसको हम 20 रुपये केजी में ही दे दें तो घाटा होगा कि नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में घाटा लगेगा। तो वही बोलता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, ये भी एक कठिनाइयां का उदाहरण है। तो हम लोग क्या देखें कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य को मापने में कठिनाई और वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो बस इतना लिख देना है, और 5 नंबर में पूछेगा तो आपको कम से कम 1-1, 1.5 लाइन इसके अंदर भी लिखना होगा। और लिखने का तरीका एग्जाम में अलग होना चाहिए, ठीक, जो हम एग्जाम से पहले बताएंगे। लेकिन सबसे मेन मकसद रखता है कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक, कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 2 नंबर का पूछे, कठिनाइयाँ पूछे, कारण पूछे, तो बस इतना लिखना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर का दिख रहा है, क्वेश्चन आपको 5 नंबर का दिख रहा है, तो कम से कम इसमें भी 1-1 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक, इसमें भी कम से कम 1-1 पॉइंट लिखने होंगे। और अब जो क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं हम। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 तरह से कर देगा और उसको बना देगा 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो उस स्थिति में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
पिछले क्लास में हम एक चीज़ बताए थे क्या कि फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म हम रिवीजन करा देते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, एनआई, ईडीआई, एचडीआई, एपीएल, बीपीएल, सीएसओ, एनएसएसओ, ठीक, यूएनडीपी, ये काफी फुल फॉर्म है। एक है एटीएम, ठीक। 7-8 में से 1-2 आते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, बार बार मेरा ये कराने का मकसद है कि 2-3 नंबर यहाँ से आते हैं। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, एनआई, नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम, ईडीआई, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि आर्थिक विकास सूचकांक, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक था एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखते हैं एक एक के बारे में। जीडीपी क्या था कि निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय में निश्चित सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। जीएनपी क्या था, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। एनएनपी क्या था कि एक साल में उत्पादित की गई वस्तु, यानी कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय के उत्पादन के फलस्वरूप कुछ खर्च कर देना पड़ता था। किसी कारणवश हम लोग खर्च कर दिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में या किसी चीज में, तो उसके बाद जो बचता था एनएनपी कहलाता था, ठीक। और एनएनपी में होता क्या था कि विदेशियों के द्वारा अपने देश में कमाई गई पूंजी को घटा दिया जाता था और यहाँ के लोगों के द्वारा अगर विदेश में कोई काम करा तो उसको पैसा को जोड़ लिया जाता था। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक। उसके बाद आता है एनआई, नेशनल इनकम। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं और राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक।
इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडेक्स, आर्थिक विकास सूचकांक। आर्थिक विकास सूचकांक कहता है कि एक ऐसा डाटा तैयार करना कि जो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, ठीक, सभी तरह से समाज ग्रोथ करे, तो वही कहलाता है आर्थिक विकास सूचकांक। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक। और इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी 2 अप्रैल 2003 में, ठीक, ये डाटा तैयार किए थे अप्रैल 2003 में, हाँ 2002 में, ठीक, 2002 में UNDP के निर्देशक थे कौन? महबूब उल हक के निर्देशन में, महबूब उल हक के निर्देशन में UNDP के निर्देशक कौन थे? महबूब उल हक। इनके निर्देशन में HDI की गणना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2002 में, 23 अप्रैल 2002 को, 23 अप्रैल 2002 को UNDP के निर्देशन में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 23 अप्रैल 2002 को डाटा तैयार किया गया था मानव के विकास के लिए, ठीक। अब है एक APL और BPL। APL BPL क्या कहता है कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और एक व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम मिल रहा है तो वो BPL में आएंगे, और इतना मिल रहा है या इससे अधिक मिल रहा है तो वो APL में आएंगे। अब बात आती है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1954 की गई थी, किनके द्वारा? भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार की योजना मंत्रालय के अधीन डॉक्टर VKRV रॉय और गॉडगिल के तहत, ठीक, डॉक्टर VKRV रॉय, ठीक, 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए। और राष्ट्रीय आय समिति का भी गठन इसीलिए किया गया था राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाने के लिए, ठीक। एक है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है, पूछता है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन। और प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है ऑस्ट्रेलिया। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है ऑस्ट्रेलिया। प्लास्टिक मुद्रा का अर्थ हुआ जो ATM कार्ड की तरह हो, डेबिट कार्ड हो, ठीक, पेटीएम कार्ड हो, ATM कार्ड हो, ठीक, गूगल पे कार्ड हो, जो इस तरह से कार्ड जो आते हैं, तो योनो कार्ड हो, ये तरह ये कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक। कागजी मुद्रा कहने का अर्थ हुआ नोट, ठीक। अब एक है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके जो निर्देशक थे कौन थे? महबूब उल हक, ठीक। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय विकास प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय विकास प्रतिदर्श सर्वेक्षण, इसका हिंदी फुल फॉर्म होगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।